जय हिंद साथियों। एस एस्कर होमवर्क सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है बायोलॉजी में डीएनए, आरएनए और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। यह जो लेक्चर सीरीज है, इस लेक्चर सीरीज में इन सभी टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा और रात में 8 बजे इन्हीं टॉपिक से एमसीक्यू का डिस्कशन होगा। तो इस टॉपिक को देखने के बाद आप नोट्स बना लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और 8 बजे जो एमसीक्यू का डिस्कशन होगा, जो एमसीक्यू का लाइव चैट में आकर के आपको जवाब देना है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। और ये सभी टॉपिक आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए इस टॉपिक बहुत ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप अपने एग्जाम तक एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले है डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना में सबसे पहले जानना है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात डीएनए जो शॉर्ट फॉर्म है डी, एन और ए, इसका पूरा नाम क्या है? तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डी से डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, एन से न्यूक्लिक, डी से डी ऑक्सी राइबो और ए से एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म हो गया ये है, इसी का इंग्लिश फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। साथ ही डीएनए क्या है? यह एक अणु है। डीएनए क्या है? तो अणु है। इट इज अ मॉलिक्यूल है। और ये क्या करता है? तो डैट कंटेंस, ये रखता है किस चीज को? जिसमें आनुवांशिक सामग्री होती है, अर्थात कंटेंस जेनेटिक मटेरियल, और साथ ही बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन। और आनुवांशिक सामग्री के अलावा जैविक निर्देश होता है। आनुवांशिक क्या होता है? आनुवांशिक वर्ड किस लिए यूज होता है? तो माता पिता से पुत्र में, संतान में आने वाले गुण ही आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। और जैविक निर्देश इसी से रिलेटेड होता है। इसे आगे हम लोग देख रहे हैं। डीएनए किसका रासायनिक आधार है? अर्थात आनुवांशिकता का। आनुवांशिकता क्या है? तो माता पिता से अपने बच्चों में जाने वाला जो भी गुण है, विशेषता है, ये आनुवांशिकता कहलाता है। तो आप क्या समझे? डीएनए क्या है? मतलब अणु है और ये आनुवांशिक सामग्री और जैविक निर्देश होते हैं, अर्थात एक माता पिता से पुत्र में पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज को। ये इमेज क्या है? सेल का। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा सेल के बारे में। सेल के सबसे बाहरी भाग क्या होता है? सेल वॉल होता है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये सेल है और सेल के बीच वाले भाग में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, अर्थात नाभिक होता है। और इसी नाभिक में देख रहे हैं, इसी नाभिक में छोटे छोटे क्या होते हैं? तो डीएनए होते हैं। इसमें होता है क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम को जब ये इस तरह से घुमा हुआ, जो घुमावदार रूप में होता है क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम में से निकलता है एक पार्ट है जिस जीन। और जीन किस चीज़ से बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। चलिए इसको और डिटेल से आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीएनए का, जो हम पढ़े हैं कि डीएनए एक अणु है जिसमें आनुवांशिक जानकारी और जैविक निर्देश होते हैं। तो ठीक है, आनुवांशिक जानकारी तो होता है और जैविक निर्देश भी होता है, लेकिन ये होता किस रूप में है? तो आनुवांशिक जानकारी है माता पिता से मिलने वाले गुण, जिसमें आंख का रंग हो सकता है। माता पिता का जो आंख का रंग होगा वही बच्चे में भी आंख का रंग होगा। यही क्या हो जाएगा? अनुवांशिक जानकारी। और जैविक निर्देश में क्या? और अनुवांशिक जानकारी में आंख का रंग ही नहीं, बाल का रंग भी हो सकता है, ऊंचाई भी हो सकता है, आदि, मतलब बहुत सारी चीज़ हो सकती है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को अनुवांशिक जानकारी बोलते हैं। और साथ ही जैविक निर्देश होता है, अर्थात शरीर की कोशिकाओं को बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और कैसे कम करना है। ये निर्देश, यह जो इंस्ट्रक्शन है, यह इंस्ट्रक्शन कहलाता है बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो टेल द बॉडी सेल विच प्रोटीन्स टू मेक एंड हाउ टू फंक्शन। ये काम कौन करता है? डीएनए करता है। तो क्या मतलब हुआ? डीएनए तो अणु है और अणु क्या करता है? निर्देश देता है। किस चीज़ का निर्देश? तो आनुवांशिक जानकारी का और जैविक निर्देश, ये सभी निर्देश होते हैं। तो आप ऊपर में क्या देख रहे थे? आपने देखा कि सबसे पहले क्या देखा कि डीएनए का पूर्ण रूप, डीएनए क्या है, और ये आनुवांशिक और जैविक निर्देश होते हैं। और डीएनए किसका आधार है? आनुवांशिकता का आधार है, अर्थात हेरिडेटरी का आधार है। हेरिडेटरी अर्थात आनुवांशिकता का आधार है। आगे देखें, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। डीएनए में क्या होता है? इंसुलिन बनाने का निर्देश होता है। इंसुलिन बनाने का निर्देश होगा। डीएनए कैरीज द इंस्ट्रक्शन टू मेक इंसुलिन, और विच हेल्प्स, यह क्या करता है? हेल्प करता है किस चीज में? कंट्रोल ब्लड शुगर इन अ बॉडी। ये एकमात्र एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे पता चलेगा कि जैविक निर्देश, बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या होता है। उसी का एक एग्जाम्पल आपके सामने में रखा गया है। ये डीएनए है। ये सभी क्या है? डीएनए है, डीएनए का पार्ट है। ठीक है।
अब बात करते, आपके ऊपर में टर्म आ गया अनुवांशिकता अर्थात हेरिडेटरी। तो ये होता क्या है, इसे भी यही समझ लेते हैं। अनुवांशिकता क्या है? तो अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से अर्थात पेरेंट्स से उनके बच्चों में गुण और विशेषताएं क्या क्या जाएगा, तो ट्रांसफर होगा फ्रॉम पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन थ्रू जीन, अर्थात माता पिता के गुण और विशेषताएं जीन के माध्यम से हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। माता पिता से बच्चों में क्या क्या हो सकता है? हाइट हो सकता है, हेयर का कलर हो सकता है, ये सभी विशेषताएं क्या होता है? हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर्ड होता है। और यही चीज़ क्या कहलाता है? अनुवांशिकता अर्थात हेरिडेटरी कहलाता है, हेरिडेटरी। और यह जो है यह पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण होता है, अर्थात हमारे परदादा से दादा में, दादा से पिताजी में, पिताजी से मेरे में, मेरे से मेरे बच्चे में, इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण होता है, जो जीव विज्ञान में अनुवांशिकी का आधार है। जेनेटिक्स का क्या है? बेस है यह, और फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स इन बायोलॉजी, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस आधार पे आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़े, आगे है डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है, कहाँ होती है? तो डीएनए में अधिकांश मात्रा जो है केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है। यहाँ से प्रश्न आपको एमसीक्यू के रूप में भी देखने को मिलेगा कि अधिकांश मात्रा कहाँ होता है, तो केंद्रक में होता है। तो आप लोग इसका जो नोट्स जरूर बनाएंगे और नोट्स बना करके ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, और नोट्स बना रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेगा, तो आप उसको एग्ज़ाम में कम समय में पढ़ पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। और जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे। तो आपने क्या देखा? मोस्ट ऑफ द डीएनए फाउंड, ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए कहाँ फाउंड होता है, कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। और डीएनए की कुछ मात्रा कहाँ मिलती है? यहाँ कुछ है और यहाँ अधिकांश है, इस पर ध्यान रखेंगे। अधिकांश केंद्रक में है और कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है कुछ मात्रा। किस चीज़ का? डीएनए का कुछ मात्रा। और डीएनए होता क्या है, क्या होते हैं? तो दूसरे टर्म में भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे करके। तो ध्यान रखेंगे डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉली वर्ड कब लगता है? 2 वर्ड होता है, एक होता मोनो वर्ड, एक होता पॉली वर्ड। मोनो वर्ड सिंगल को दिखाता है, एक को दिखाता है, एकल को दिखाता है। और पॉली वर्ड बहुत सारे को दिखाता है, अर्थात बहु को दिखाता है। बहु मतलब बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बनता है डीएनए होता है। तो ये मोनो न्यूक्लियोटाइड है या पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ऑप्शन हो सकता है। अब ध्यान रखेंगे या पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कैसे, इसको हम लोग आगे देखते हैं। अधिकांश डीएनए कहाँ पाया जाता है? चलिए वो रिपीट हो गया है, आपके रिवीजन के लिए बार बार रिपीट हो रहा है कुछ टर्म, इसे ध्यान रखें। कहाँ पाया जाएगा अधिकांश? कोशिका के नाभिक में पाया जाएगा। और जो कम मात्रा है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाएगा। वेयर इज द मोस्ट डीएनए फाउंड? इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए की पहली बार किसने देखा? देखने की बात जब भी होगी तो फ्रेडरिक मीसर ने, हु वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व डीएनए। डीएनए को पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था? तो फ्रेडरिक मीसर ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे। आप डीएनए जो है ये जो सारा डीएनए है, ये जो सभी पार्ट है, इसी को मिला करके बोलेंगे डीएनए। इसका एक भाग है जीन। और जीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन से मिलके बना होता है। एक भाग जीन है, लेकिन आपको जानना ये है कि अधिकांश भाग कहाँ पाया जाता है। तो इस इमेज को याद रखिएगा। हाँ, ये जो डीएनए है, ये सारा जो डीएनए है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका है, और कोशिका के केंद्रक है, तो नाभिक के केंद्रक में, अर्थात न्यूक्लियस ऑफ द सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्या? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए को पहली बार किसने देखा? तो फ्रेडरिक मीसर ने देखा। अब आपने देखा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे थे, अर्थात बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के घटक क्या क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, इसको देखेंगे। डीएनए की संरचनात्मक इकाई जो है, न्यूक्लियोटाइड के घटक क्या है? तो यह न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बनेगा? तो न्यूक्लियोटाइड से और फास्फेट, इन दोनों से मिलकर बनेगा कौन? डीएनए जो है, डीएनए में या तो और न्यूक्लियोसाइड होगा और फास्फेट होगा, दोनों से मिल करके क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। न्यूक्लियोटाइड्स में किन घटकों से मिलकर बना होता है? व्हाट कंपोनेंट्स फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स? तो न्यूक्लियोटाइड्स में होगा शुगर और बेस। देखिए क्या क्या समझे। सबसे पहले इसको एक हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट में क्या? सबसे पहले 2 चीज़ से मिलके बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है और दूसरा बनता फॉस्फेट से। और न्यूक्लियोटाइड्स में भी क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर होगा
शुगर होगा और शुगर के साथ साथ बेस होगा अर्थात क्षार होगा। ठीक है, बेस होगा और ये दूसरा क्या है, फॉस्फेट टाइप है, तो इसे ध्यान रखेंगे। संरचना की बात करें, डीएनए की संरचना देखिए, ये संरचना है, इसे बोलते हैं डबल हेलिक्स। आप दो लाइन देख रहे हैं, एक ब्लू है एक रेड है। ये दोनों लाइन मिल करके क्या करता है कि कौन सा आकार बनाता है, डबल हेलिक्स बनाता है, डबल हेलिक्स, यही है डबल हेलिक्स। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है, दोहरी हेलिक्स होती है। दोहरी हेलिक्स इंग्लिश में डबल हेलिक्स कहेंगे, और मुड़ी हुई है, देखिए बार बार मुड़ रहा, इधर गया फिर इधर मुड़ा फिर इधर मुड़ा फिर इधर मुड़ा, तो मुड़ी हुई होती है और सीढ़ी के जैसा होता है, जैसे कि सीढ़ी का चढ़ने वाला हो, सीढ़ी में चढ़ने वाला, सीढ़ी के जैसा होता है। क्या क्या याद रखेंगे, दोहरी वर्ड याद रखेंगे, हेलिक्स वर्ड याद रखेंगे, मुड़ा हुआ है और सीढ़ी जैसा, ये सभी वर्ड याद रखेंगे। यहीं से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डबल हेलिक्स रिसेंबलिंग द ट्विस्टेड लेडर, ठीक है, घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखेगा। और साथ ही डीएनए किससे बना होता है, चलिए ये भी रिपीट हो गया, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स और फास्फेट, ठीक है, इन दोनों से मिलकर के फास्फेट समूह और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है, तो आपने पीछे ही देखा है कि मुख्य रूप से एक न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर और क्षार होता है, लेकिन उन शुगर और क्षार को भी अलग करें तो क्या क्या होगा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं जी और सी, इसको आगे हम लोग डिटेल से देखते हैं क्या है। पहले यहाँ देख लेते हैं कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या क्या होता है। तो एक शर्करा होगा, शर्करा अर्थात पेंटोज शुगर जिसको बोलते हैं, पेंटोज शुगर होगा, फॉस्फेट समूह होगा, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, और साथ ही नाइट्रोजन बेस होगा, ये रहा नाइट्रोजन बेस। ये सभी मिल करके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, ये सभी चीज होते हैं। देखिए ये न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बता रहा है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होगा, शर्करा होगा, फॉस्फेट समूह होगा और नाइट्रोजन बेस होगा। इनसे मिल करके यह संरचना बनी होती है डीएनए की। डीएनए के 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, आपको दिखा रहे थे। ये जो 4 नाइट्रोजन बेस है क्या क्या है, जी है, सी है, टी है, ए है। तो ये 4 नाइट्रोजन बेस क्या क्या है, इसे ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं है, तो आप इसे अच्छे से याद रख लेंगे, ए जी सी टी, ए जी सी टी। ये आपके जुबान पे होगा। ए से एडेनिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन और टी से थाइमिन। तो ये चारों के चारों जो है नाइट्रोजन बेस में होते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा तो उसे चूज कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन नाइट्रोजन बेस में नहीं होते हैं। तो यहाँ होते हैं क्या, तो 4 नाइट्रोजन बेस में होते हैं। एडेनिन है जिसे ए से सूचित करते हैं, ए से लिखते हैं, गुआनिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थाइमिन को टी से। तो हार्ट यही चीज़ है, इसी का इंग्लिश है। क्या क्या होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और थाइमिन होगा। और 2 डीएनए स्ट्रैंड कैसे जुड़े होते हैं, 2 डीएनए स्ट्रैंड, देखिए 2 डीएनए जो स्ट्रैंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसे हम लोग आगे देखते हैं। बस आपको याद रखना है ये जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, ये डीएनए स्ट्रैंड कैसे जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो सभी के सभी जो जुड़े हुए हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। साथ ही बेस पेयर देखते हैं, ये दोनों मिला करके एक बेस पेयर कहलाता है। 2 अलग अलग कलर का जुड़ रहा है, ये 2 अलग अलग कलर ही बेस पेयर कहलाएगा। और साथ ही शुगर और फास्फेट बैकबोन होता है। ये जो है एक होता शुगर का बैकबोन और एक होता फास्फेट बैकबोन, ठीक है। और जो ये घुमाव होता है ये मेजर है, ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, और जो पूरा घूम जाएगा उसे बोलेंगे मतलब मेजर, बड़ा सा घुमा होगा तो मेजर और छोटा सा घुमा होगा तो माइनर ग्रोव कहते हैं। ये सभी चीज़ें ध्यान रखने की बात है। देखिए आपको ऊपर में क्वेश्चन था, रिपीट हो रहा है ताकि आपको बार बार याद रहे। 2 डीएनए स्ट्रैंड कैसे जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और बेस पेयर नियम क्या है, बेस पेयर नियम जो है ए टी से जुड़ेगा और जी सी से जुड़ेगा, ठीक है। ए जो है टी से जुड़ेगा और जी जो है सी से जुड़ेगा। आपको याद रखने के लिए आसान ट्रिक है, आप ये देखिए सी के लिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे, इसी से आप जी बना सकते हैं। तो आसान, कितना आसान है याद रखना। जी किससे जुड़ेगा, सी से जुड़ेगा। ए किससे जुड़ेगा, टी से। अब टी लिखिए उसको ए बना लीजिए, टी लिखिए, टी लिखिए उसको ए बना लिए, ए लिखे उसको टी बना लिए। तो ए और टी याद रखने का कोई ये नहीं है कि आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, आपको और कोई चीज़ ये
ध्यान रखना है तो आप कुछ ना कुछ ट्रिक बनाएंगे। हमेशा आपको इस बात पे हम ज़्यादा जोर देते हैं कि आप चीज़ों को आसानी से याद रख सके, इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक बना सकते हैं, कितना आसान ट्रिक है, 4 ही है। जब 2 के बारे में पता चल गया कैसे हो गया, जैसे सी लिख दिए और अब किससे कौन जुड़ रहा है, तो इस सी को जी बनाना कितना आसान है, सी से ही जी बन गया। तो इससे भी याद रहेगा सी से जी, अर्थात ग्वानिन से साइटोसिन बनेगा, ग्वानिन से साइटोसिन बन गया, कितना आसान है। तो इसी को बोलते हैं बेस पेयरिंग नियम। बेस पेयरिंग नियम क्या है, ए से टी जुड़ेगा और जी से सी के बीच जोड़ी बनती है, और इसी पेयरिंग को बोलते हैं बेस पेयरिंग नियम। इसे ध्यान रखेंगे। डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? खोज के लिए हमेशा के लिए याद रखेंगे, वाटसन और क्रिक ने खोज की है। लेकिन एक और चीज है, यदि इसे घुमा के पूछे कि किस व्यक्ति ने इस पर कार्य किया था, पहले कार्य करके छोड़ दिया और उसको पूरा किया वाटसन और क्रिक ने, तो रोजलिंड और फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के कार्य पर आधारित है यह। इसने कार्य किया लेकिन डबल हेलिक्स तक नहीं पहुंच पाया, और उसी कार्य को वाटसन और क्रिक ने आगे बढ़ा करके इसे पूर्ण किया। इसलिए डीएनए की दोहरी हेलिक्स अर्थात डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए कौन हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा, और बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ रोजलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, इतना हेल्प कर सकते हैं आप। साथ ही डीएनए में अणु के संख्या के आधार पे एडेनिन सदैव किससे जुड़ा होता है, आपको बता रहे थे, ए टी से जुड़ता है, ए टी से जुड़ता है। कितना आसानी से ट्रिक बना दिए, बहुत अच्छा। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर साइटोसिन सदैव किससे जुड़ता है, तो सी हमेशा सी से अर्थात सी जी से जुड़ता है। ट्रिक बनाए थे सी और जी और सी और सी और जी, हमेशा याद रखेंगे ए टी और टी ए एक ही चीज़ है, तो इसे ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से जुड़ता है। ये एडेनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये जो है एडेनिन और थायमिन है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो 2 आबंध होगा। कितने आबंध होगा, 2 आबंध होगा, इसे ध्यान रखेंगे। अर्थात आप देखेंगे ए और टी आप 2 बार ऐसे खींचिए, देखिए एक बार इसका बीच से पेट काटे, इसका ये, तो 2 बार खींच दीजिए, और इसके अलावा जो बचेगा वो 3 होगा, 3 आबंध होगा। तो हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन आबंध हो जाएगा जी और सी में 3 आबंध होगा। और दूसरा भी ट्रिक बना सकते हैं, ये जो सी है, दोनों सी जैसा दिखता है, और सी कितने नंबर पे है, ए बी सी तीसरे नंबर पे है, अर्थात 3 हाइड्रोजन आबंध बनेगा। ये सब ट्रिक आप याद रख सकते हैं। डीएनए में बेस पेयरिंग का नियम क्या है, तो आपको पहले ऊपर ही बता दिए हैं, ए और टी में 2 हाइड्रोजन आबंध होगा, और जी और सी में 3 आबंध होगा। यही बेस पेयरिंग का नियम कहलाता है। कितना आसानी से याद हो रहा है आपको। बस इसी तरह से आप पूरे बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो आपको सभी चीज़ों पे बहुत अच्छे से पकड़ बन जाएगा। यह है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, आप एक इधर से गया है और दूसरा इधर से घुमा है, और ये दोनों, और एक इधर से एक जो नाइट्रोजन बेस है, दूसरा नाइट्रोजन बेस, दोनों मिल रहा है, तो ये डबल हेलिक्स कहलाता है। ये है शुगर फास्फेट बैकबोन कहलाएगा, बेस पेयर बीच में है और शुगर फास्फेट बैकबोन इस साइड है, तो दोनों एक साइड है और बेस पेयर बीच में है। और क्या क्या है, ए सी जी टी, इसे ध्यान रखेंगे। ए टी से जुड़ेगा, ए किससे जुड़ेगा, देखिए ये पेयर, ये ऐसे गोल है, गोल वाला से जुड़ेगा, और ये वाला कहाँ खांचा बैठेगा, इसमें बैठेगा। इसे बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। यहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप क्या करेंगे, 8 बजे पर डे, जो 8 बजे जो लाइव क्लास होगी, वहाँ आकर के इसके एमसीक्यू को जरूर सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है ये भी सॉल्व हो पाए। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, द्विकुंडलित संरचना की खोज अर्थात डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आपने ऊपर देखा, एक बार और रिवीजन के लिए देखिए। डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया, तो वाटसन और क्रिक ने। पूरा नाम है जेडी वाटसन और क्रिक। तो वाटसन और क्रिक हमेशा याद रखेंगे। द्विकुंडलित अर्थात डबल हेलिक्स मॉडल को खोजा है। साथ ही यह मॉडल किस वर्ष प्रतिपादित किया गया, तो 1953 में प्रतिपादित किया गया। प्रपोज्ड कब किया गया, 1953 एडी में किया गया। और वाटसन और क्रिक को इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है। और नोबेल प्राइज कब मिला है, तो इसके खोज के कितने साल बाद याद रखेंगे, 9 साल बाद, अर्थात 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। व्हेन डिड द वाटसन एंड क्रिक रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क, 1962 एडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े,
कार्य और स्थान की बात करें, देखिए कार्य और स्थान, फंक्शन और लोकेशन, किसके फंक्शन और किसके लोकेशन की बात हो रही है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए टॉपिक। डीएनए का जो फंक्शन है, डीएनए का जो लोकेशन, इसके बारे में बात हो रही है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य फंक्शन क्या है, तो टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, अर्थात जो विकास होता है, ठीक है, और अस्तित्व है, अस्तित्व अर्थात सर्वाइवल है, और जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, इन सभी में डीएनए का मुख्य कार्य होता है, अर्थात आनुवांशिकता और जीन का ट्रांसफर। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन का जो ट्रांसफर है, यही प्रजनन, अस्तित्व और विकास को दिखाता है। इन तीनों वर्ड को याद रखेंगे। डीएनए का वह खंड क्या कहलाता है जो प्रोटीन के को कोड करता है, देखिए ये है प्रोटीन, ये प्रोटीन है, क्या तीर दिखा रहा है, ये जो जीन है, और जीन को कौन क्या कोड करता है, तो प्रोटीन को कोड करता है जीन, प्रोटीन को कोड करता है जीन, अर्थात डीएनए का वह खंड जीन कहलाता है और जीन ही प्रोटीन को कोड करता है। व्हाट इज द डीएनए सेगमेंट, डीएनए का सेगमेंट, डीएनए का ये जो पूरा का पूरा डीएनए दिख रहा है, ये इसका ए सेगमेंट, इतना बड़ा खंड, इतना बड़ा भाग, ठीक है, इतना बड़ा भाग जो है, इतना बड़ा भाग ये क्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा भाग क्या कहलाया, ये कहलाया जीन। और जीन जो है किसी प्रोटीन को कोड करता है। और कोशिका विभाजन के समय, जो कोशिका का विभाजन, आगे हम लोग यही सब टॉपिक देखेंगे। कोशिका का विभाजन क्या होता है वहाँ भी समझाएंगे। कोशिका जब 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ता है तो इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन के समय डीएनए का संपीड़ित रूप क्या है, तो व्हाट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये है क्रोमोजोम, अर्थात कोशिका का जो विभाजन होगा, और कोशिका के विभाजन में, एक सेकंड, हाँ, कोशिका के विभाजन में डीएनए का संपीड़ित रूप क्या कहलाता है, तो ये गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। डीएनए की अपनी प्रतिकृति, अर्थात प्रतिकृति रेप्लिकेट, रेप्लिकेट क्या हुआ, अपने जैसा ही दूसरा बनाना, ठीक है, अपने जैसा दूसरा बनाना रेप्लिकेट कहलाता है। इंग्लिश में, हिंदी में उसी को बोलते हैं प्रतिकृति। अर्थात डीएनए अपनी प्रतिकृति कैसे करता है, अपने जैसा दूसरा डीएनए कैसे बनाता है, तो 2 स्ट्रैंड अलग होकर के, ये जो 2 स्ट्रैंड है ये अलग हो जाता है, और अलग होकर एक नया स्ट्रैंड बनाने के लिए सांचा का कार्य करता है, ठीक है। यही सांचा क्या करता है, आगे रिप्लिकेट, रेप्लिकेट और प्रतिकृति बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो डीएनए का कार्य और संश्लेषण और डिटेल से देखें तो डीएनए का मुख्य कार्य है, यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। डीएनए का मुख्य कार्य हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं, क्या करता है, यह आनुवांशिक क्रियाओं का, अर्थात हेरिडेटरी एक्टिविटी को ऑपरेट करता है। जितने भी हेरिडेटरी एक्टिविटीज है उन सभी को ऑपरेट करने का काम कौन करता है, उन सभी को ऑपरेट करने का काम डीएनए करता है। आनुवांशिकी की इकाई क्या है, तो आनुवांशिकी की इकाई जीन है। जीन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है, जो उसे जीन कहते हैं। और आनुवांशिकी की इकाई अर्थात व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का जो यूनिट है, ये यूनिट है जीन, और जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है। डीएनए किसे नियंत्रित करता है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, इसे ध्यान रखेंगे। व्हाट डज डीएनए कंट्रोल, तो इट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो हरगोविंद खुराना ने किया। किसने किया, हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। और हु वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड डीएनए इन लेबोरेटरी, तो हरगोविंद खुराना इसका सही जवाब होता है, ठीक है। संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना, इसे याद रखेंगे डीएनए का, ये हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है ये। अब हम लोग बात करते आरएनए की। आरएनए में हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आरएनए बनता कैसे है। तो देखिए ये डीएनए जो है, डीएनए से एक प्रक्रिया द्वारा अलग होता है, अर्थात आरएनए का निर्माण डीएनए से एक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। आरएनए फॉर्म फ्रॉम डीएनए थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन है, अर्थात डबल हेलिक्स से जब एक हेलिक्स निकल जाता है, सिंगल हेलिक्स निकल जाता है, और तब ये जाकर बनाता है आरएनए। और इस प्रक्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं, एक श्रृंखला पर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगा, ठीक है। डीएनए की एक श्रृंखला पर जो है क्या, डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगा, और जब इस प्रकार डीएनए और आरएनए एक अस्थायी संकर बनाएगा, अर्थात हाइब्रिड स्ट्रैंड बनाएगा। और टेम्पोररी डीएनए क्या करेगा, आरएनए हाइब्रिड स्ट्रैंड बनाएगा। और आरएनए में नाइट्रोजन बेस, आरएनए का जो नाइट्रोजन बेस है
इसे याद रखेंगे। जैसे आपने डीएनए का नाइट्रोजन बेस देखा था, नाइट्रोजन बेस 4 था, उसी तरह से आरएनए का नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पे क्या यूज होता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से डीएनए में थायमीन होता है, डीएनए में क्या होता है, थायमीन, उसी तरह से आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। और कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रेणी, समजात मतलब एक ही जैसा, अर्थात complementary it after some time the complementary RNA stands separate from the DNA, और कुछ ही समय के बाद ये सेपरेट हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये आरएनए का निर्माण हो रहा है। आगे देखें तो आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, तो आरएनए के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला है mRNA जिसका शॉर्ट फॉर्म है मैसेंजर आरएनए, उसके बाद tRNA ट्रांसफर आरएनए, उसके बाद है rRNA अर्थात राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 प्रकार होते हैं। और यह जो है डीएनए से अनुवांशिक संदेश लाकर, कहाँ से अनुवांशिक संदेश लाता है, तो डीएनए से लाएगा। और संदेश लाएगा, संदेश अर्थात इन्फॉर्मेशन लाएगा, मैसेज लाएगा। ठीक है, एम जो है मैसेंजर आरएनए है, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन लाता है उसी को आप मैसेज बोलते हैं। जो मोबाइल में, आपके मोबाइल में बार बार आते रहता है, ये मैसेज है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। कहाँ से लाएगा, फ्रॉम डीएनए टू न्यूक्लियस टू यूज साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन आता है कुछ न कुछ उसमें निर्देश ही रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है। तो यही है एमआरएनए। अब बात करें टीआरएनए का, तो ट्रांसफर आरएनए होता है। यह विभिन्न अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है। अमीनो अम्ल को कहाँ लाएगा, राइबोसोम तक लाएगा, ताकि वहाँ प्रोटीन बन सके। और जब प्रोटीन बनता है तब यह क्या होता है, टीआरएनए कहलाएगा। और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए क्या होगा, तो राइबोसोम का मुख्य घटक होता है यह, और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता करता है। तो आर जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करेगा, टी ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा, तो एमिनो एसिड को राइबोसोम तक, ताकि अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है ताकि प्रोटीन बन सके। तो ट्रांसफर, लाने का काम, लाना मतलब ट्रांसफर करना, लाना मतलब ट्रांसफर करना। अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक, अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ला रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए इसका ट्रांसफर नाम पड़ा। और ये निर्देश दे रहा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश दे रहा। तो सभी में देख रहे हैं कहीं ना कहीं सब में प्रोटीन संश्लेषण की ही बात हो रही है। यहाँ प्रोटीन संश्लेषण के लिए मैसेज ला रहा है, ये अमीनो अम्ल ला रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये जो राइबोसोम का मुख्य घटक है और प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में सहायता करता है। सभी प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। और नोट की बात करें तो प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया, जब प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं ट्रांसलेशन। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहा जाता है। द फाइनल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसे ध्यान रखेंगे। आगे डीएनए और आरएनए का मुख्य अंतर की बात करें तो ये जो है डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, और आरएनए जो है राइबोज शर्करा होता है। आरएनए राइबोज शर्करा है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज है। तो डी से वर्ड आया है राइनोज में, आर से वर्ड आया है राइबोज, डी से डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और जहां डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक उसी तरह से आरएनए में थायमिन का स्थान पे यूरोसिल होता है बस, और बाद बाकी सब सेम होता है। इसे ध्यान रखेंगे। डीएनए में दोहरी श्रृंखला डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स होता है, और यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक ही होता है, एक ही बार आता है, एक ही बार घुमाव होता है। डीएनए में यह पाया कहाँ जाता है, तो केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस में पाया जाता है। और यह कहाँ पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म और केंद्रक में पाया जाएगा। डीएनए जो है ये स्टेबल होता है और दीर्घकालीन आनुवंशिक पदार्थ है, और आरएनए जो है टेम्पोररी है और कार्यात्मक पदार्थ है यह। और डीएनए का कार्य है आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना, और आरएनए का कार्य है आनुवंशिक जानकारी को प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग करना। जितनी भी आनुवंशिक जानकारी है उसी को प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग करना जो है आरएनए का काम है। चलिए, बहुत सिंपल है, याद रखना बहुत आसान है। आगे देखते हैं। पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर की बात करें तो पादप और जंतु कोशिका में हम लोग पहले भी देख लिए, यहाँ एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होगा, यहाँ सेल वॉल पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका में यह एब्सेंट होता है, यह अनुपस्थित होता है। ठीक है, जंतु कोशिका, हम लोग जंतु कोशिका में आते हैं, जंतु कोशिका में क्या सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, और प्लांट कोशिका में, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। इसमें लवक पाया जाएगा अर्थात प्लास्टिड होगा,
और इसमें लवक नहीं होगा, जंतु कोशिका में लवक नहीं होगा। तारकाय अर्थात सेंट्रोसोम यहाँ एब्सेंट होगा पादप में, और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। रिक्तिका बड़ी होती है पादप वाले में, और यहाँ रिक्तिका छोटी होती है, अर्थात वेसल्स स्मॉल होता है। और इसका आकार जो है, आकार अर्थात साइज जो है, इट्स शेप जो है अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है, और यह इसका जो है वृत्ताकार होता है, जंतु वाला का वृत्ताकार होता है। किसका आकार की बात हो रही है? तो इस कोशिका की बात हो रही है। कोशिका किस कोशिका की? तो पादप कोशिका जो है आयताकार है और जंतु कोशिका वृत्ताकार है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा वाला देखेंगे बनाया हुआ है, तो ये किसको रिफर कर रहा है? जंतु कोशिका एनिमल सेल को। और जब ऐसे करके बनाया हुआ होगा तो ये किसको? तो पादप कोशिका को, अर्थात प्लांट सेल को करेगा। प्लांट सेल हमेशा आयताकार होगा और जंतु कोशिका हमेशा वृत्ताकार होगा। चलिए, बहुत सिंपल था, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, अगला सब टॉपिक है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन होता क्या है? वह जैविक प्रक्रिया जिसमें एक मातृकोशिका अर्थात पेरेंट सेल, ठीक है, मातृकोशिका पेरेंट सेल डिवाइड्स अर्थात विभाजित हो जाता है। किसमें? फ्रॉम 2 और मोर डॉटर सेल, 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। और इसी को क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन को सेल डिवीजन, इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। सेल का डिवीजन हो रहा है, 2 वर्ड याद रखेंगे, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनना। ठीक है, सिंपल वर्ड में याद रखेंगे। जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनता है तो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या होता है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है। कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है? तो यह जीवों की वृद्धि, कोई भी जीव है उसकी वृद्धि, ग्रोथ, विकास अर्थात डेवलपमेंट, मृत कोशिकाओं के प्रतिस्थापन अर्थात रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड सेल, और घाव भरने, घाव हो जाता है, जैसे घाव हो गया तो गड्ढा हो गया, अब उसमें नया सेल बन रहा है, नया चमड़ा, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं नया जो है स्किन आ रहा है, वो स्किन आना भी एक सेल का भरना होता है। और प्रजनन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए कोशिका का विभाजन आवश्यक है। आपके माइंड में हो रहा है कि कोशिका विभाजन क्यों होता है, तो इन सभी चीज़ों को आप हमेशा याद रखेंगे। ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल। आप देखते होंगे कि डेड सेल कभी कभी क्या होता है, कुछ भाग जो है हमारे स्किन का निकलने लगता है, चाहे वो नाखून के ऊपर वाला हो या कहीं और का हो। तो जब वो बाहर निकलने लगता है तो वो डेड सेल है, वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, और घाव को भरने में भी नया सेल आता है। ठीक है, और साथ ही प्रजनन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस है, इसेंशियल है अर्थात आवश्यक है। बात करें कोशिका विभाजन के मुख्य चरण, किन किन चरण से होकर गुजरता है, तो यह केंद्रक विभाजन होता है और कोशिका द्रव का विभाजन होता है। किस किस चीज़ का? केंद्रक का, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोकाइनेसिस कहते हैं द्रव वाले को। साइटो वर्ड कब यूज होगा? द्रव वाले के लिए, द्रव कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका द्रव विभाजन के लिए। और कार्योकाइनेसिस कब होगा? केंद्रक विभाजन के लिए होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखें। तो यह जो केंद्रक विभाजन होता है, यह प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। तो सिंपल है, अपनी जो इसका टर्म है उस टर्म से ही पता चलता है कि केंद्रक विभाजन क्या है। जब केंद्र का विभाजन होगा, वही उसी को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाए हैं। इट प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस टू ऑफ द सेल डिवाइड्स। और कोशिका द्रव विभाजन क्या है? साइटोकाइनेसिस क्या है? वह प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, 2 नया सेल बनेगा, 2 न्यू सेल, तो ये 2 नया सेल को ही क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव का विभाजन बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा, किसने इस चीज़ को डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया? तो ऑब्जर्व विर्चो। तो विर्चो जो है पहली बार किया है 1855 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1855 ईस्वी में विर्चो के द्वारा पहली बार कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन को देखा गया। कोशिका विभाजन के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ सेल की बात करें, टाइप ऑफ सेल डिवीजन की बात करें, तो कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा है? अमेटोसिस और है मिटोसिस और मायोसिस। ये तीनों है, तीनों को याद रखेंगे। असूत्री, नाम में भी ओ लगा है और इसके इंग्लिश में भी ओ ए लगा है, तो इससे आसान होगा आपको याद रखना। असूत्री अमेटोसिस, समसूत्री माइटोसिस और असूत्री मायोसिस। ये 3 विभाजन है कोशिका का। देखते हैं बारी बारी से क्या है ये विभाजन।
तो असूत्री विभाजन जो है, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि अविकसित है, अर्थात ऐसा जो लेस डेवलप्ड है, या सिंपल या लेस, सिंपल डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड सेल है, तो ऐसे जो सेल होता है उसमें जब कोशिका का विभाजन होता है इसे असूत्री कोशिका विभाजन ओमेटोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं बैक्टीरिया जिसका सेल जो है लेस डेवलप होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ, इन सभी का जो कोशिका विभाजन है असूत्री होता है। एमोटेसिस क्या होता है, एमाइटोसिस होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, एमाइटोसिस जो होगा ऑप्शन में दे देगा कि असूत्री विभाजन किस में होता है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक, इसमें से कोई एक होगा। तो ध्यान रखेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। बात करें समसूत्री विभाजन की, माइटोसिस का, तो माइटोसिस जो है समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में देखा गया। देखिए यहाँ जंतु है और यहाँ अविकसित कोशिका, बस ये रूट वर्ड को याद रखिएगा, अविकसित कोशिका में और जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में समसूत्री माइटोसिस होगा। और सबसे पहले 1879 ईस्वी में जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग, नाम याद रखेंगे समसूत्री के लिए, वाल्थेर फ्लेमिंग ने, किसने, वाल्थेर फ्लेमिंग ने इसे देखा था, ठीक है। और 1882 ईस्वी में कितने साल, लगभग 3 साल के बाद इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। क्या नाम दिया गया, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस नाम दिया गया। और यह विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है, सोमेटिक सेल में होता है, ये सभी जंतु कोशिकाओं में, और साथ ही कायिक कोशिका में होता है माइटोसिस, इसे ध्यान रखेंगे। और द डिवीजन अकर्स इन द सोमेटिक बॉडी सेल में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो समसूत्री विभाजन के चरण की बात करते हैं। समसूत्री स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा जाता है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, ये सभी अवस्था है, अलग अलग फेज है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक में पूर्णतः विभाजन हो जाता है। और अलग अलग फेज को, अलग अलग टाइमिंग को अलग अलग नाम दिया गया है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। समसूत्री विभाजन की बात करें, रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो होता है, एक जनक कोशिका अर्थात पेरेंट सेल से 2 संतति कोशिका, जब विभाजन होगा तो कम से कम तो 2 बनेगा ही, कोई एक चीज है ये विभक्त होगा तो हो सकता है 2 से ज़्यादा भी बने, लेकिन कम से कम 2 होगा, तो 2 संतति कोशिका बनाता है। और इट डिवीजन 1 पेरेंट सेल प्रोडक्ट 2 डॉटर सेल, और प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बताइए कि यदि कोई एक कोशिका है, यदि उसके पास, यदि कोई भी संतति कोशिका है, उसके पास 20 क्रोमोसोम है, 20 गुणसूत्र है, और नया सेल बना 20, ये है, ये कोशिका है, इसमें 20 है। अब इसी से सेल डिवीजन हुआ, कोशिका का विभाजन हुआ, 2 नया सेल बन गया। अब इसमें कितना होगा, तो इसमें भी 20, इसमें भी 20 होगा, ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही एक सेकेंड, चलिए, हाँ, पश्चावस्था, एनाफेज की बात करें तो समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, जो केवल 2 से 3 मिनट तक चलती है। आप देख रहे हैं पश्चावस्था, एनाफेज जो है सबसे छोटा फेज एनाफेज है, और 2 से 3 मिनट के समय में यह कंप्लीट हो जाता है। बात करें अर्धसूत्री विभाजन का, मायोसिस का, तो अर्धसूत्री विभाजन को जो है 1905 ईस्वी में फार्मर और मूरे, किसने, फार्मर और मूरे ने इसका नाम दिया, और नाम क्या दिया, मायोसिस। क्या नाम दिया, इसे ध्यान रखेंगे, मायोसिस नाम दिया। द टर्म मायोसिस वाज गिवन बाय फार्मर और मूरे, कब, 1905 ईस्वी में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की है, तो वीजमैन ने। नाम किसने दिया, फार्मर और मूरे, ऐसे भी याद रखेंगे। फार्मर मतलब किसान भी, मूरे मतलब मूली। आप अपनी बोलचाल की भाषा में भी यूज कर सकते हैं, जो किसान है मूली उगाता है, और मूली उगा करके आधा करके खाता, आधा विभाजन करके बांट करके खाता है। बस याद रखने के लिए सब बता रहे हैं आपको। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया, बीज में, अर्थात मूली को बोने के लिए बीज का यूज हुआ था, बीज, बस याद रखिए, बीजमैन बन गया। और इसका विस्तृत अध्ययन जो है स्टॉस बर्गर, और मूली का यूज कहाँ हुआ, बर्गर में, ठीक है, बर्गर में यूज हुआ तो स्टॉस बर्गर हो गया। देखिए सब कुछ रिलेट करेंगे तो रिलेट होगा, हमेशा याद रहेगा, बस इस चीज़ को, इस कहानी को याद रखेंगे तो ये तीनों नाम हमेशा याद रहेगा आपको। और यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो अर्धसूत्री विभाजन के 2 चरण, तो मायोसिस के 2 स्टेज है,
क्या क्या, मायोसिस 1 और मायोसिस 2, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2। और अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी रह जाती है। नाम अर्धसूत्री इसीलिए पड़ा जैसे कि ये कोई सेल है और इसका विभाजन होगा, ये 20 है, तो विभाजन के बाद जो सेल बनेगा इसमें भी 10, इसमें भी 10 बनेगा, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए, इसीलिए इसका नाम पड़ा अर्धसूत्री विभाजन। और इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन अर्थात रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, अर्थात सेल का डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अर्धसूत्री 1 की बात हो रही है, अर्धसूत्री 1 में, ठीक है। और अर्धसूत्री 1 के चरण की बात करें तो इसके 4 चरण होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 चरण होता है अर्धसूत्री विभाजन का। साथ में बात करें प्रोफेज की तो यह सबसे लंबी अवस्था है और 5 उप अवस्थाओं में विभाजित है। ये किसमें लेप्टोटीनी में, जायगोटीनी में, पेकिटीनी में और डिप्लोटीनी में और डाइकोनेसिस में, ये 5 अवस्था में प्रोफेज को बांटा गया है। इसमें देखेंगे लेप्टोटीनी क्या है, तो गुणसूत्र उलझे हुए होंगे, जितने भी क्रोमोसोम है ये उलझे हुए होते हैं और पतले धागों की तरह दिखाई देते हैं, और जिन्हें क्या कहा जाएगा, पतले धागों को क्रोमोमेटा कहा जाएगा। और गुणसूत्रों की संख्या जो है दुगुनित अर्थात डायपोलाइड होते हैं। और यह जो है जायगोटिनी की बात करें, गोटिनी यह समसूत्री गुणसूत्र बनाते हैं, समजात गुणसूत्र अपने अपने जैसा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। सॉरी। सेंट्रियोल अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुव पर चले जाएंगे। सेंट्रियोल जो है अलग होकर के केंद्रक के विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं और प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण से केंद्रिका बड़ी हो जाती है। किसके संश्लेषण से, प्रोटीन और आरएनए के संश्लेषण से जो केंद्रिका है ये बड़ा हो जाता है। साथ ही पेकिटीनी की बात करें तो गुणसूत्र के छोटे और मोटे हो जाते हैं और प्रत्येक द्विज में 4 क्रोमेटिड बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटे और मोटे हो जाएंगे। क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट एंड थिक फॉर्मिंग 4 क्रोमोटिड्स पर वाइवेलेंट, इसे ध्यान रखेंगे। मातृ और पितृ क्रोमोटिडों में बीच क्रॉसिंग ओवर होता है और यह प्रक्रिया रिकॉम्बिनेज एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस एंजाइम का नाम याद रखेंगे, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है। आगे बात करें डिप्लोटीनी की तो समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं और परंतु एक्स आकार के स्थान पर जुड़ जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, काइजेमेटा कहते हैं। और काइजेमेटा में संख्यांक क्या होता है, बारंबारता होती है। और आगे है डाइकाइनेसिस, तो यह केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है इसमें। और अर्धसूत्री जो दूसरा वाला अर्धसूत्री है इसमें द्वितीय विभाजन जो है समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, ठीक है। और परिणाम क्या होता है इन सब का, तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप एक जनक कोशिका 4 संतति कोशिका बनाता है। अर्धसूत्री क्या करेगा, 4 को बनाएगा और इन प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या लगभग क्या होगी, संख्या आधी होती है। और बात करें दोनों के बीच के डिफरेंस को, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बीच के डिफरेंस की बात करें तो देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यह रहा समसूत्री विभाजन और यह है अर्धसूत्री। तो समसूत्री में यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, इट सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका अर्थात सोमेटिक सेल में होगा यह। और यह विभाजन जो है जनक कोशिका में अर्थात रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, अर्धसूत्री, ठीक है। और समसूत्री में जो होगा विभाजन कम समय लगता है लेकिन इसमें अधिक समय लग जाता है। और समसूत्री में विभाजन द्वारा एक कोशिका 2 कोशिका में बनता है, इसीलिए समसूत्र बराबर हो गया। और अर्धसूत्री में एक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है, ये हो गया अर्धसूत्री, ये याद रखेंगे। साथ ही समसूत्री में जो है संतति कोशिकाएं जनक जैसी ही होती है, इसीलिए सम वर्ड आ गया, समसूत्री आ गया, एक जैसा है, इसीलिए आनुवांशिकता विविधता नहीं होता है। लेकिन अर्धसूत्री संतति कोशिका में जनक से भिन्न गुणसूत्र होते हैं, यही कारण है कि आनुवांशिकता जो है आनुवांशिक विविधता होती है यहाँ। और ये समसूत्री में क्या होगा, गुणसूत्रों की आनुवांशिक पदार्थ में आदान प्रदान होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर आदान प्रदान होता है, ठीक है। और यह जो है समसूत्री विभाजन, इसमें प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और इसमें प्रोफेज अवस्था लंबी होती है, ये सभी इसका इम्पोर्टेंस है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो आज का टॉपिक था डीएनए, उसके बाद आरएनए और आरएनए के अलावा कोशिका विभाजन, इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से देखने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है
वीडियो लंबा ना हो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास किए हैं। यदि कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे। इस पर और सरल वीडियो और ज़्यादा एमसीक्यू और ज़्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से पूरे बायोलॉजी को आप यदि देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, रात 8 बजे जो है, 8 बजे पर डे प्रत्येक दिन जो है एमसीक्यू टेस्ट होता है। और एमसीक्यू टेस्ट में कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको जो यह वीडियो लेक्चर दिया गया, इससे पहले आपको हिस्ट्री का दिया गया, उस हिस्ट्री से और अभी बायोलॉजी का दिया जा रहा है। इन हिस्ट्री और बायोलॉजी से लेकर के एमसीक्यू बनाए गए हैं और इन्हीं एमसीक्यू का यहाँ डिस्कशन होगा। तो वहाँ जुड़ेंगे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में एक अच्छी स्थिति में पहुँच पाएंगे और आप अच्छा से अच्छा मार्क गेन कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।